हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल? कॉस्ट ऑफ कैपिटल मीन्स द कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग द फंड्स। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में ये बताया है कि जो कंपनी है वो फंड्स रेज करती है। वो फंड्स कहाँ से रेज करती है? मेनली जो है उसके पास दो सोर्सेज होते हैं फंड्स को रेज करने के, इक्विटी फंड्स एंड द डेट फंड्स। ठीक है, अब इक्विटी फंड से उसने फंड्स रेज किया और डेट फंड से उसने फंड्स को रेज किया। तो क्या फंड्स को रेज करने के बाद बदले में कुछ नहीं जाएगा कंपनी की साइड से? कोई अपना पैसा फ्री में तो ऑब्वियसली नहीं देगा ना। जब कंपनी ने इक्विटी फंड से फंड्स प्रोक्योर किए और डेट फंड से फंड्स प्रोक्योर किए तो उसके बाद क्या वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को और डेट फंड्स के केस में डिबेंचर होल्डर्स को क्या बदले में कुछ नहीं देगी? ऑब्वियसली कुछ तो कंपनी की साइड से भी जाएगा इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड एंड इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। तो जो कंपनी की साइड से जाता है वो क्या होता है? कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो ये तो आपको आई थिंक आपको मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है कि इक्विटी फंड्स क्या होते हैं, डेट फंड्स क्या होते हैं, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। फिर भी चलो एक बार, इक्विटी फंड्स क्या होते हैं? जो फंड्स कंपनी के शेयर्स इशू करने के बाद कंपनी प्रोक्योर करती है उन फंड्स को हम बोलते हैं इक्विटी फंड्स। तो कंपनी के पास इक्विटी फंड्स, जो वो इक्विटी फंड्स के थ्रू जो वो पैसा कलेक्ट करती है, तो जो पर्सन फाइनली कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें हम शेयर होल्डर्स बोलते हैं। शेयर होल्डर्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। डेट फंड्स आपको पता है, या दे आर लाइक द, जो इन फंड्स के हमारे प्रोवाइडर होते हैं वो लाइक द क्रेडिटर्स होते हैं। तो क्रेडिटर्स और डिबेंचर होल्डर्स हम उन्हें बोलते हैं। तो जो डिबेंचर्स इशू करके कंपनी फंड्स प्रोक्योर करती है तो वो डेट फंड्स कैटेगरी के अंडर आएंगे और उन्हें जो पर्सन इन्वेस्ट करेंगे कंपनी में उन्हें हम क्या बोलेंगे? डिबेंचर होल्डर्स। ठीक है, सो ये कंसेप्ट है। तो अब बात ये आती है कि कंपनी ने फंड्स को प्रोक्योर कर लिया, क्या फंड प्रोक्योर करने के बाद कंपनी कुछ इन्हें देगी या नहीं देगी? तो वो हमने देखना है। देखिए आप यहाँ पर, जैसे हमारे पास सबसे पहला है इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और दूसरा है कंपनी। इक्विटी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने कंपनी को फंड्स प्रोवाइड किया, कंपनी की साइड से कुछ जाएगा? ऑब्वियसली जाएगा। और वो क्या जाएगा? डिविडेंड। डिविडेंड की पेमेंट होगी ना कंपनी की साइड से। और दूसरा क्या है? डिबेंचर होल्डर्स। डिबेंचर होल्डर्स ने क्या किया? फंड्स प्रोवाइड किए कंपनी को। अब कंपनी की साइड से क्या जाएगा? इंटरेस्ट। ठीक है, जो कंपनी शेयर होल्डर्स को पेमेंट करती है उसे हम डिविडेंड बोलते हैं और जो पेमेंट वो डिबेंचर होल्डर्स को करती है उसे हम इंटरेस्ट बोलते हैं। डिविडेंड जो है कंपनी के ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं होता। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की खुद की मर्जी होती है कि वो किसी पर्टिकुलर ईयर में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। और इंटरेस्ट कंपनी के ऊपर ऑब्लिगेशन होता है। अगर कंपनी किसी साल डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट देने में नाकामयाब रहती है तो डिबेंचर होल्डर्स के पास राइट होता है कि वो कंपनी के अगेंस्ट कंपनी के अगेंस्ट क्या कर सकते हैं? केस फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन मार्क है दैट मीन्स इंटरेस्ट और डिविडेंड जो जाएगा वो क्या होगा? कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बट ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल इस तरह से ही नहीं होता, हमें वेरियस अदर फैक्टर्स को कंसिडर करना होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करते हुए। वो अदर फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? कंपनी की फ्लोटेशन कॉस्ट। जब कंपनी शेयर्स इशू करती है, डिबेंचर्स इशू करती है, उस टाइम पर कंपनी को कुछ एक्सपेंसेस करने होते हैं, जैसे कि अंडरराइटिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, ब्रोकरेज एक्सपेंसेस होते हैं। उन सारे एक्सपेंसेस को हम क्या बोलते हैं? फ्लोटेशन कॉस्ट। दूसरा जो हमारे पास है, जैसे कि कुछ शेयर्स होते हैं और कुछ डिबेंचर्स होते हैं, वो होते हैं रिडीमेबल और कुछ होते हैं हमारे पास इररिडीमेबल। ठीक है, तो कुछ पेमेंट बिफोर टैक्स की जाती हैं और कुछ पेमेंट्स जो है आफ्टर टैक्स की जाती हैं। तो इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए ही हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करना होता है। आई थिंक सो आपको समझ नहीं आ रहे होंगे। सो अभी इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे हम आगे नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक सोर्स ऑफ फाइनेंस की कॉस्ट, तब आपको ये सब समझ आएगा। अभी सिर्फ आप इतना समझिए कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता क्या है। आई होप सो यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग। ठीक है, और हाँ, एक और हमारे पास जो है फंड्स को प्रोक्योर करने का वे होता है कंपनी के पास, और वो क्या होता है? रिटेन्ड अर्निंग्स। कंपनी जो है रिटेन्ड अर्निंग्स भी यूज़ कर सकते हैं। रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होता है? कंपनी के पास जो प्रॉफिट्स होते हैं, सारी एक्सटर्नल पार्टीज को पेमेंट करने के बाद जो कंपनी के पास प्रॉफिट्स बचते हैं, जो कंपनी को शेयर होल्डर्स के अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं। अगर कंपनी ये डिसाइड करती है कि मैं उन्हें शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट ना करते हुए कंपनी में ही रिटेन करूं, तो वो क्या बन जाती है? कंपनी की रिटेन्ड अर्निंग्स, जो कंपनी फ्यूचर में यूज़ कर सकती है। ठीक है, तो अगर कंपनी उनका यूज़ करती है कंपनी में, तो वो भी कंपनी को फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती। रिटेन्ड अर्निंग्स की भी कॉस्ट होती है कंपनी को, उन फंड्स को यूज़ करने की भी कंपनी को कॉस्ट देनी पड़ती है। तो वो कॉस्ट क्या होती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं?
वो सब हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। आई होप सो कि अभी आपको ये समझ आ गया है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कुछ नहीं है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल सिंपली कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग द फंड्स, ठीक है। और हमारे पास टोटल अब आपने देख लिया कि 4 सोर्सेज हो गए फाइनेंस के। वो क्या क्या हो गए? इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स और चौथा रिटेन्ड अर्निंग्स। तो अब हमें इन चारों सोर्सेज की अलग अलग कॉस्ट कैलकुलेट करना सीखना है कि कॉस्ट ऑफ डेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं और कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। होप यू लाइक द वीडियो एंड फाइंड इट वेरी यूजफुल टू यू। अगर आपको इसके नेक्स्ट वीडियोस देखना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि अगर आप प्रेस नहीं करोगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगी और आपको नहीं पता चलेगा कि नेक्स्ट वीडियो अपडेट हो चुकी है, ठीक है। तो इसलिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।